नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को आरोह के गद्य खंड से श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यह पाठ भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हिंदी रूपांतरण है। यह भाषण जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन वर्ष 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था। भाषण दिया नहीं गया था, भाषण दिया जाना था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं बन सकी। इस कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा ही नहीं जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। अभी कुछ सीमा तक पूरी हुई है। विडंबना की बात तो यह है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य रूप से होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीत और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुँचे। यह पाठ 2 शीर्षकों में विभाजित है। एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहले आइए देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति को की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध रखती है, तो दूसरी ओर यदि किसी कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य के काम के प्रति अरुचि और उसे टालने के प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग लगता है, वहाँ कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस तरह यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान और कोई महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाने पर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। और दूसरा इसमें शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को उसका आधार बनाया जाना चाहिए। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार से होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप होता है, भेदभाव से रहित। लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है।
इसका अर्थ यह है कि जाति प्रथा के आधार पर समाज को दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश, परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास का प्रोत्साहन देने पर भी बल दिया जाता है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए। सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उनके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी ने क्या तर्क दिए हैं? अंबेडकर जी ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय से बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, व्यक्ति को उसे ही अपनाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती, भले ही भूखों क्यों न मरना पड़े। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण बनती जा रही है। क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति अपना व्यवसाय अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता। उसे वही कार्य करना पड़ता है जो उसे जाति के आधार पर मिले, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए अनुपयुक्त हो या फिर उसके भूखे मरने की नौबत ही क्यों न आ जाए। इस प्रकार व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण बनती है। लेखक के मत से दास्ता की क्या परिभाषा हो सकती है? दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दास्ता का शाश्वत उदाहरण यह है, जब तक समाज में समता और समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। जब तक स्वतंत्रता कुछ ही लोगों तक सीमित रहेगी तब तक दास्ता से मुक्ति पाना संभव नहीं है। इस तथ्य को देखकर लगता है विदेशी ताकतों को देश से भगाना अधूरी स्वतंत्रता ही प्राप्त है। शारीरिक, वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारार्थ सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं और इसके पीछे उनका तर्क क्या है? लेखक का मानना है कि शारीरिक, वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में समानता हो सकती है, फिर भी वे समानता को व्यवहारार्थ सिद्धांत को मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शुरू से ही समान अवसर और समान व्यवहार मिलना चाहिए, तभी समाज का सुचारू रूप से विकास हो सकेगा। उसके अनुसार उत्तम कुल, शिक्षा और पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा आदि का लाभ सामान्यतः उच्च वर्ग को ही मिलता है। और अंतिम प्रश्न है, सही में डॉक्टर अंबेडकर ने भावात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थिति
जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए तर्क से पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के द्वारा ही तैयार की जा सकती है। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें समान रूप से साधन और अवसर उपलब्ध कराए जाना चाहिए। आदर्श समाज के 3 तत्वों में एक भ्रातृत्व को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, अथवा नहीं? आप इस भ्रातृत्व शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे, बताइए। आदर्श समाज में 3 तत्वों में एक भ्रातृत्व को रखकर लेखक आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है, किंतु वह जिस समाज की बात कर रहा है उस समाज की संरचना स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर निर्मित होती है। इसमें अभाव में आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भ्रातृत्व शब्द व्यवहार में नहीं है, इसके लिए भाईचारा, सामाजिकता शब्द ही उचित माना जा सकता है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। आप इसे लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपका नोटबुक चेक कर लेंगे। नए ऑडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।